हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गॉडसन इन्फो पर। ज्ञान बिंदु द्वारा जो थर्ड एडिशन लॉन्च हुआ है उसका बिहार दरोगा का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ऑलरेडी सेट 16 कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। इस बुक में टोटल 25 सेट हैं और हम लोग का टारगेट है 25 दिन में 25 सेट खत्म करने का। तो ये सेट नंबर 17 है। इसमें जब हम पूरे टोटल सेट खत्म कर लेंगे, इसमें जो लास्ट में अध्ययन सामग्री दिया गया है अलग अलग सब्जेक्ट का, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिले, और वीडियो को लाइक करें और लास्ट में कमेंट जरूर करें कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है। और तो ये सेट नंबर 17 है। तो चलिए देखते हैं। ये जो बिहार एसआई मुख्य नियुक्ति मुख्य परीक्षा में 24 अप्रैल 2022 का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, विथ डिस्कशन देखेंगे। उस क्वेश्चंस का क्या डिस्कशन होगा आपको वहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ये बहुत अच्छी बुक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ले सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। तो पहला क्वेश्चन है, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण होता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा अपवर्तन। क्या हो जाएगा? अपवर्तन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं व्याख्या। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है। वास्तविक सूर्योदय का अर्थ होता है सूर्य द्वारा वास्तव में क्षितिज को पार करना। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच समय का अंतर लगभग 2 मिनट है। इसी परिघटना के कारण ही सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है। तो अपवर्तन के कारण ये चपटापन महसूस होता है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको बुल्गारिया। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चले प्रथम विश्व युद्ध को महान युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध मुख्य शक्तियों और मित्र देशों के मध्य लड़ा गया था। मित्र देशों में फ्रांस, नाम याद रखिएगा, रूस और ब्रिटेन जैसी शक्तिशाली देश शामिल थे। अप्रैल 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका भी मित्र देशों की ओर से युद्ध में शामिल हो गया था। केंद्रीय शक्तियों में शामिल प्रमुख देशों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया आदि देश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी एवं भिलांगना। टिहरी बांध स्वामी राम तीर्थ सागर बांध से लाभान्वित राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली है। अब स्थिति बता दे। विष्णु प्रयाग संगम है, अलकनंदा और धौली गंगा का संगम है। नंद प्रयाग नंदाकनी और अलकनंदा, कर्ण प्रयाग अलकनंदा और पिंडार का संगम, रुद्र प्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम, देव प्रयाग अलकनंदा और भागीरथी का संगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पे उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा घटती है। ताप बढ़ाने पे अर्धचालक की चालकता क्या होगी? घटेगी। अब ये देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके आप मैथ्स को क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा कृष्णराज थर्ड को। ठीक है। टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी चतुर्थांगल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में हो गई थी। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता था। टीपू सुल्तान की पराजय और मृत्यु के उपरांत विजयी अंग्रेजों ने मैसूर को संरक्षित राज्य बनाकर वहां एक 5 वर्षीय बालक वाडियार वंश का कृष्णराज थर्ड को सिंहासन पर बैठाया था। अगला क्वेश्चन है, क्वार्टर्ज का रासायनिक नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको सोडियम सिलिकेट। क्वार्टर सिलिकॉन के एक भाग और ऑक्सीजन के 2 भागों सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 का एक यौगिक है। क्वार्टर सिलिका की अधिक प्रचुरता वाला खनिज पदार्थ है। इसका प्रयोग कई उद्योगों, महत्वपूर्ण कांच संधानशाला, सोडियम सिलिकेट, सिलिकॉन मिश्र धातु इत्यादि में किया जाता है। नेक्स्ट, प्रत्येक राज्य में राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको चौथी अनुसूची। इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधि का विवरण दिया गया है। पहली अनुसूची की बात करें
मैंने अनुसूची पे एक सेपरेट वीडियो बनाया है, पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर देख ले, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। पहले अनुसूची में क्या है, भारतीय संघ घटक के और 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। 5वीं अनुसूची में इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। 10वीं अनुसूची है दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उल्लेख है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? तो यह 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा, 1919। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में दो नेता सत्यपाल किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया। सभा स्थल चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा था। 4 फीट के 2 दरवाजे के अलावा केवल एक 7.5 फीट चौड़ा दरवाजा था। सभा स्थल पर उपस्थित अंग्रेज जनरल ओ डायर ने बिना कोई पूर्व सूचना या चेतावनी के भीड़ पर गोली चलवा दी, जिसमें करीब 1000 लोग मारे गए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 10 मिनट तक हुई गोलीबारी में करीब 379 व्यक्ति मारे गए और 1200 घायल हुए। ये लोग रॉलेट एक्ट काला कानून 1919 का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो राइट आंसर हो जाएगा 1971 में। बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली? 1971 में। निम्नलिखित में किसमें चांदी नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर तांबा, जस्ता और निकेल का मिश्र धातु है। कभी कभी इसमें लेड और टीन भी मौजूद होते हैं। मूल रूप से इसके चमकीले सफेद रंग के कारण इसका यह नाम रखा गया था, लेकिन इसमें चांदी नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा एमाइलेज। क्या हो जाएगा? एमाइलेज। एंजाइम एक तरह का प्रोटीन है जो कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। एंजाइम मानव शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करने में मदद करते हैं। एंजाइम भोजन को पचाने, मांसपेशियों के बनने और शरीर में विषाक्त पदार्थ खत्म करने के साथ शरीर के अधिकांश कार्यों को करने के लिए आवश्यक होते हैं। एमाइलेज एंजाइम कायम की श्रेष्ठ मंड स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित कर देता है। मंड से माल्टोज बनता है। अग्नाशय से स्रावित होने वाला अग्नाशय रस क्षारीय होता है, जिसमें 98% जल होता है। अग्नाशय रस में कई प्रकार के एंजाइम होते हैं जो निम्न है। ट्रिप्सिन, यह एंजाइम प्रोटीन को पचाकर उसे पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड तथा प्रोटियोज में बदल देते हैं। अब है काइमोट्रिप्सिन, यह भी ट्रिप्सिन एंजाइम की तरह प्रोटीन पर प्रतिक्रिया कर उसे पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड तथा प्रोटियोज में बदल देते हैं। फिर है कार्बोक्सी पेप्टिडेज, यह एंजाइम बड़े पेप्टाइड अणु को छोटे पेप्टाइड अणु में तोड़ देता है। उसके बाद है लाइपेज, यह एंजाइम वसा का पाचन कर उसे वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित करते हैं। फिर है न्यूक्लिएज, यह एंजाइम न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स में बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे मैथ्स के क्वेश्चन हैं, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, हमारे देश में निम्नलिखित में कौन सी धान की अर्ध मामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? राइट आंसर हो जाएगा जया। धान की प्रमुख किस्में हैं जमुना, करुणा, जया, पद्मा, कांची, कृष्णा, कावेरी, हंसा, पूसा, सुगंधा 5, माही, सुगंधा, बाला और रत्ना इत्यादि। गेहूं की प्रमुख किस्में की बात करें, कल्याण सोना, सोनालिका, राज 3077, अर्जुन इत्यादि। नेक्स्ट इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा पेराम्बूर में है स्थित। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्वतंत्र भारत की शुरुआती कोच उत्पादन में इकाइयों में से एक है, जो तमिलनाडु के पेराम्बूर, चेन्नई में स्थित है। इसका उद्घाटन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1955 को किया था। बाद में 2 अक्टूबर 1962 को इसकी फर्निशिंग डिवीजन का उद्घाटन किया गया, जिससे पूरी तरह से तैयार हुए डब्बों का उत्पादन तेजी से बढ़ गया। वीडियो को जरूर लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें, ताकि मैं आपके सामने इस प्रकार की वीडियो ला सकूं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर।
10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक इनका कार्यकाल है। प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किए थे। देश में अब तक कुल 6 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री नियुक्त होने के पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे। यथा मोरारजी देसाई, बम्बई प्रधानमंत्री, कार्यकाल 24 मार्च से 1977 से 28/7/1979 तक। चौधरी चरण सिंह, उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री, कार्यकाल 28/7/1979 से 14 जनवरी 1980। तीसरा है बीपी सिंह, उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री, कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990। पीवी नरसिम्हा राव, आंध्र प्रदेश प्रधानमंत्री, कार्यकाल 21 जून 1991 से 16 मई 1996। एच.डी. देवगौड़ा, कर्नाटक प्रधानमंत्री, कार्यकाल 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997। और श्री नरेंद्र मोदी, गुजरात प्रधानमंत्री, कार्यकाल 26 अप्रैल 2017 से अभी वर्तमान में हैं। ठीक है, कुल 6 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो पहले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है क्लोरोजाइलिनान तथा टर्पिनॉल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा रोगाणुरोधक। रोगाणुरोधी प्रतिरोध का तात्पर्य किसी भी सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस, कवक, परजीवी आदि द्वारा एंटी माइक्रोबियन दवाओं जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल, एंटीवायरल, एंटीमाइरल और एंटी हेलिमिंटिक्स जिनका उपयोग संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है के खिलाफ प्रतिरोध हासिल करने लेने से है। क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनॉल का मिश्रण रोगाणुरोधक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ऐसे इसको लैक्टोबैसिलस कहते हैं हम लोग। सूक्ष्म जीव जैसे लैक्टोबैसिलस तथा अन्य जिन्हें समान लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं दूध में वृद्धि करते हैं और उसमें दही में परिवर्तित करते देते हैं। वृद्धि के दौरान लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अम्ल उत्पन्न करता है जो दुग्ध प्रोटीन को स्कंदित तथा आंशिक रूप से पचा देता है। दही को थोड़ी सी मात्रा निवेश द्रव अथवा आरंभक के रूप में ताजे दूध में मिलाया जाता है। इस निवेश द्रव में लाखों करोड़ों की संख्या में लैक्टिक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, जो उपयुक्त ताप पर कई गुना वृद्धि करते हैं और परिणाम स्वरूप दूध को दही में बदल देते हैं। नोट है, दूध के पाश्चुकरण के लिए 63 डिग्री सेंटीग्रेड 145 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान की आवश्यकता होती है जो 30 मिनट तक बनाए रखा जाता है या वैकल्पिक रूप से 72 डिग्री सेंटीग्रेड से उच्च तापमान तक गर्म करके 15 सेकंड के लिए बनाए रखा जाता है। पाश्चुकरण के लिए है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पदार्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको सुनहरा धान। ऐसे पौधे, जीवाणु, कवक व जंतु जिनसे जीन्स हस्तकौशल द्वारा परिवर्तित किए जा चुके हैं आनुवांशिकता रूपांतरित जीव जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। जीएमओ का व्यवहार स्थानांतरित जीन की प्रकृति, परपोषी पौधे, जंतुओं या जीवाणुओं की प्रकृति और खाद्य जाल पर निर्भर करता है। जीएम पौधों का उपयोग कई प्रकार से लाभदायक है। आनुवांशिक रूपांतरण द्वारा अजैव प्रतिबल, ठंडा, सूखा, लवण, ताप के प्रति अधिक सहिष्णु फसल का निर्माण। दूसरा, रासायनिक पीड़कनाशों पर कम निर्भरता करना, पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसल। तीसरा, कटाई पश्चात होने वाले नुकसानों को कम करने में सहायक। और चौथा पौधों द्वारा खनिज उपभोग क्षमता में वृद्धि। यह शीघ्र मृदा उर्वरता समापन को रोकता है। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों के पौष्टिक स्तर में वृद्धि, उदाहरणतः विटामिन ए समृद्ध धान, गोल्डन राइस, सुनहरा चावल, गोल्डन चावल, ओरिजा सेटिवा चावल की एक किस्म है जिसमें बीटा कैरोटीन जो खाने वाले चावल में प्रो विटामिन ए उपलब्ध कराता है जो जैव संश्लेषण के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया जाता है। गोल्डन राइस का रंग हल्दी जैसा होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट और उसके सहयोगी फिलीपींस राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है और बांग्लादेश राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने आईआरआर परिसर में नियंत्रित वातावरण में गोल्डन राइस को सफलतापूर्वक खेती की है।
फिलीपींस एशिया में गोल्डन राइस रोपण को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको मंदक के रूप में किया जाता है। परमाणु रिएक्टर के द्वारा नाभिकीय ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों के प्रयोग में लाया जाता है। यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें यूरेनियम 235 का नियंत्रित विखंडन कराया जाता है। विखंडन में निकलने वाली ऊष्मा ऊर्जा से पानी का भाप बनाकर टरबाइन चलाया जाता है, जिसमें विद्युत का उत्पादन होता है। विखंडन अभिक्रिया में उत्पन्न न्यूट्रॉनों की गति तीव्र होती है। इन न्यूट्रॉनों की गति को मंदित करने के लिए भारी जल D2O का या ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। अगला है, मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपको हो जाएगा मुंबई CST, ठीक है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। यहाँ देखिए, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता, पूर्व रेलवे कोलकाता। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है 2 मिनट का रेलवे जोन का, आपको 100% श्योर है कि एकदम याद हो जाएगा, कोई भी गड़बड़ी का चांस नहीं होगा। तो आप मेरे स्टैटिक जीके के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। नेक्स्ट है, आयरन की कमी से क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एनीमिया। आयरन की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और हीमोग्लोबिन कम होने के कारण शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इसकी वजह से कमजोरी और थकान महसूस होती है। इसी स्थिति को एनीमिया कहते हैं। विटामिन B1 का नाम है थायमीन की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। विटामिन D कैल्सिफेरॉल की कमी से रिकेट्स बच्चों में और ऑस्टियोमलेशिया वयस्क में नामक रोग होता है। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? राइट आंसर हो जाएगा आपको भारत। भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। गुजरात, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, साओ टोम प्रिंसेप, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरीबाती। नेक्स्ट है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको सतलज। लाभान्वित राज्य है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। उद्देश्य है जल विद्युत एवं सिंचाई। यह संसार का सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध है, 226 मीटर है। भाखड़ा नांगल के पीछे बनी कृत्रिम झील का नाम गोविंद सागर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा, यह कर्नाटक में शरावती नदी पर है और इसकी ऊंचाई 253 मीटर और इसकी चौड़ाई 472 मीटर है। नोह नोहकलकाई जलप्रपात के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां आरा द्वारा लिखित शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की जीवनी है? राइट आंसर हो जाएगा मुनीस अल अरबा। जहां आरा शाहजहां और मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी। उन्होंने चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी, जिसका शीर्षक मुनीस अल अरबा था। साथ ही मुल्ला शाह की जीवनी लिखी, जिसका शीर्षक रिसलाह ए शाही बियाह था, जिसमें उन्होंने उनके द्वारा दीक्षा का भी वर्णन किया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? राइट आंसर हो जाएगा आपको मार्च 1922 में, ठीक है, सॉरी फरवरी 1922 को वापस लिया था। कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पास हुआ असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव का दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया और आंदोलन समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। भारत के सबसे असुरक्षित और महत्वपूर्ण वन्य जीव अभयारण्यों में से एक है, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नामदफा। अगला है, नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको HF, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड इसको कहते हैं। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? तो राइट आंसर है 24th अधिवेशन संवैधानिक संशोधन। यह 5 नवंबर 1971 को अस्तित्व में आया। 24वें संविधान संशोधन ने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति में वृद्धि की। संसद संविधान की मूल संरचना को बदले बिना अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी का उद्गम स्थल है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको अमरकंटक। सोन नदी मध्य प्रदेश के मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक श्रेणी से निकलकर पटना के पास गंगा में मिलती है। सोन नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार राज्य में बहती है।
रिहंद और उत्तरी कोल सोन की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूगा घाटी स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको लद्दाख में है। चांगथांग घाटी में लद्दाख के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित पूगा घाटी इस क्षेत्र के सबसे महान प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक है। इसके प्रचुर मात्रा में सल्फर, बोरेक्स और अन्य खनिज तत्व के भंडार के अलावा पूगा घाटी अपने कई गर्म झरनों और मिट्टी के पुलों के लिए लद्दाख में घूमने के स्थानों में से एक है। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना पूगा गांव में स्थापित किया गया है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। नेक्स्ट है, कौन सा जनपद छठी एवं चौथी शताब्दी ईस्वी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? राइट आंसर हो जाएगा आपको मगध। वर्तमान में बिहार में है और सबसे शक्तिशाली महाजनपद है। नेक्स्ट है, बंगाल में अमला का डैश अधिकारी होता था? तो राइट आंसर हो जाएगा जमींदार। बंगाल में लगान वसूली के समय जमींदार का एक अधिकारी, जिसे आमतौर पर अमला कहा जाता था, गांव से कर वसूली करता था। दीवान ईस्ट इंडिया कंपनी 12 अगस्त 1765 को बंगाल की दीवान बनी। दीवान के रूप में कंपनी अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र की मुख्य वित्तीय प्रशासक बन गई। कंपनी को भूमि का प्रशासन करने, अपने राजस्व संसाधनों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता थी। जोतदार की बात करें, बंगाल में जोतदार गांव के अमीर किसान थे। गांव में जोतदारों की शक्ति जमींदारी की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी। जमींदार के विपरीत जो शहरी इलाकों में रहते थे, जोतदार गांव में ही रहते थे और गरीब ग्रामवासियों को काफी बड़ा वर्ग पर सीधे अपने नियंत्रण का प्रयोग करते थे। जमींदारों द्वारा गांव की जमा को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों को वो घोर प्रतिरोध करते थे। जमींदारी अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोकते थे। जो रैयत किसान उन पर निर्भर रहते थे और जमींदार को राजस्व के भुगतान में जानबूझकर देरी करा देते थे। जब राजस्व का भुगतान न किए जाने पर जमींदार की जमींदारी को नीलाम किया जाता था, तो अक्सर ही उन जमीनों को खरीद लेते थे। उत्तरी बंगाल में जोतदार सबसे अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि धनी किसान और गांव के मुखिया लोग भी बंगाल के अन्य भागों में के देहाती इलाकों में प्रभावशाली बनकर उभर रहे थे। कुछ जगहों पर उन्हें हवलदार कहा जाता था और कुछ अन्य स्थानों पर वे गांटीदार या मंडल कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मुर्रा नस्ल है, राइट आंसर हो जाएगी भैंस की। मुर्रा नस्ल भैंस की मांग बहुत ज्यादा है क्योंकि ये सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाली भैंस की नस्ल है। मुर्रा नस्ल की भैंस का ज्यादातर इस्तेमाल डेयरी में दूध उत्पादन के लिए किया जाता है। इसके दूध में वसा की मात्रा 7 से 8% होती है। भैंस की इस नस्ल का ज्यादातर इस्तेमाल पंजाब और हरियाणा में अधिक किया जाता है। नेक्स्ट है, 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 सदस्य थे। इसका ट्रिक है काल, ठीक है, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस तथा एबी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा जरीबा। भू राजस्व निर्धारण के लिए अकबर ने भूमि का वर्गीकरण 4 भागों में किया था, जो इस प्रकार है। पोलज, जिस पर हर वर्ष खेती होती थी, पोलज कहलाती थी। परती, जब भूमि पर बुआई ना करके उसे फिर से उर्वरता प्राप्त करने के लिए बिना बोए छोड़ दिया जाता था, वो परती कहलाती थी। चाचर, जिसे 3-4 वर्षों तक बिना बोए छोड़ा जाता था। बंजर, यह 4-5 वर्षों तक या उससे अधिक समय तक बिना बोए पड़ी रहती थी। 4 कैटेगरी थी। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा पारसनाथ। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। नेमिनाथ जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। मल्लीनाथ को जैन धर्म का एकमात्र महिला तीर्थंकर माना गया है। नेक्स्ट, सीमा सड़क संगठन बीआरओ की स्थापना की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा आपको 1960 में किया गया था। 1960 में इसकी स्थापना के बाद से यह 2 से लेकर 19 परियोजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। इसके द्वारा किए गए कार्यों ने देश के दूरस्थ इलाकों में क्षेत्रीय अखंडता और सामाजिक आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित किया है।
नेक्स्ट है अंकलेश्वर स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा आपको गुजरात में। अंकलेश्वर भारत के गुजरात राज्य के भरूच जिले में स्थित एक नगर है। अंकलेश्वर शहर का धार्मिक महत्व भी है क्योंकि प्रसिद्ध श्री अंकलेश्वर तीर्थ आसपास के क्षेत्र में है। यह पेट्रोलियम उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर दिगंबर जैन मंदिर और चिंतामणि पार्श्वनाथ की का मंदिर भी है, जिनमें भगवान चिंतामणि पार्श्वनाथ की 150 मीटर विशाल भूरी रंग की मूर्ति है। अगला है अवध राज का अंतिम शासक था। राइट आंसर हो जाएगा आपको वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह अवध राज के अंतिम शासक थे। वाजिद अली शाह 13 फरवरी 1847 से 11 फरवरी 1856 तक अवध के 10वें और आखिरी नवाब थे। अगला है देखिए भी वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा लेमडा है, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वीडियो पॉज करके आप देख लेना। नेक्स्ट है भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण इस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। यह योजना में अनेक महत्वपूर्ण बृहत उद्योग स्थापित हुए, जैसे भिलाई 1955 में सोवियत संघ के सहयोग से, दुर्गापुर 1956 में ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला 1959 में जर्मनी के सहयोग से। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी धातु केवल परावैगनिक तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? राइट आंसर हो जाएगा आपको जिंक। क्वेश्चन देखते हैं, नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको बूलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। डल झील जम्मू कश्मीर में है। नैनीताल उत्तराखंड में है और भीमताल जो भी है उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का कितना प्रतिशत हासिल हो? राइट आंसर हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। संसद के नियमों के अनुसार लोकसभा में विपक्षी दल के पास लोकसभा की कुल सीटों में से कम 10% अर्थात 55 सीटें होनी चाहिए। संसद में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 545 है। वर्तमान में 104वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा 2 एंग्लो इंडियन के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता का एक महत्वपूर्ण पद होता है। नेक्स्ट है एक आर्द्र नम दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं, तो तना के कटे स्थान से बिलियन की बूंदें रिसकर निकलने लगती है। यह इस कारण होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको मूल दाब। मूल दाब के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज विभाग था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको सैन्य विभाग था। ठीक है, कुछ विभाग हैं और उनके कार्य हैं, जैसे दीवाने अर्ज सैन्य विभाग, दीवाने मुस्तक राज राजस्व विभाग, दीवाने विजारत वित्त विभाग, दीवाने इंसा पत्राचार विभाग और दीवाने रसालत विदेश विभाग। ठीक है, नेक्स्ट है पिटली द्वीप पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको लक्षद्वीप में पिटली द्वीप। भारत का सबसे पुराना पक्षी अभ्यारण्य बेंदा थंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है। भारत का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य मयूरेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के अनुसार भारत में लगभग 72 पक्षी अभ्यारण्य हैं। लक्षद्वीप की बात करें, मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित प्रवाल निक्षेपों से बना द्वीप है। इस द्वीप को लका द्वीप, मिनिकॉय तथा अमीन द्वीप के नाम से जाना जाता है। 1973 ईस्वी में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया था। यह 8 डिग्री से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 71 डिग्री से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य 32 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अगाती इसका एकमात्र द्वीप है जहाँ हवाई अड्डा है। पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, यहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। आईएमएफ कर्मचारियों द्वारा एक सर्वेक्षण आमतौर पर वर्ष में 2 बार जनवरी और जून महीने में शुरू और अप्रैल या अक्टूबर में परिणाम प्रकाशित होता है। शिक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की कल्पना पहली बार 1944 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। इस सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर नामक शहर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर किया गया था।
ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (IBRD) के गठन की भी कल्पना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक विश्व बैंक समूह की महत्वपूर्ण संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक विश्व बैंक को प्रायः संयुक्त रूप से ब्रेटन वुड्स के जुड़वा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक को। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के निर्णय अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की औपचारिक स्थापना 27 दिसंबर 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन शहर में हुई थी, लेकिन इसने वास्तविक रूप से 1 मार्च 1947 से कार्य करना प्रारंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान में 190 सदस्य हैं। अंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनने वाला सबसे नया 190वां देश है। क्रिस्टलानी जॉर्जीवा वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक है। इन्होंने क्रिस्टीन लुगार्ड की जगह ली है। इसके प्रथम प्रबंध निदेशक कैमिल गट थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जिम्मेदारियां अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, सभी सदस्य देशों के आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संतुलित विकास को सुविधाजनक बनाना, सदस्य देशों की मुद्रा विनिमय दर की स्थिरता को बढ़ावा देना, सदस्य देशों को भुगतान संतुलन की समस्या के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना, बहुपक्षीय भुगतानों की व्यवस्था स्थापित कर विनिमय प्रतिबंधों को समाप्त करना अथवा कम करना, धन शोधन तथा आतंकवाद के वित्तीयन को रोकने हेतु सदस्य देशों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को सहयोग प्रदान करना, विश्व में गरीबी को कम करने के लिए प्रयास करना। नेक्स्ट है यह क्रिया जिसमें एक ऑर्किड अधिपादक की तरह वृक्ष पर आता है कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा आपको सहभोजिता। क्या हो जाएगा? सहभोजिता। सहभोजिता यह ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न हानि न लाभ होता है। आम की शाखा पर अधिपादक एपीफाइट के रूप में उगने वाले ऑर्किड और वेल की पीठ को आवास बनाने वाले बारनेकल को फायदा होता है, जबकि आम के पेड़ और वेल को उनसे कोई लाभ नहीं होता है। पक्षी, बगुला और चारण पशु निकट साहचारी में रहते हैं। यह दृश्य कृषि फार्म वाले ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलता है। सहभोजिता का यह उत्कृष्ट उदाहरण है जहाँ पशु चरते हैं उसके पास ही बगुले भोजन प्राप्ति के लिए रहते हैं, क्योंकि जब पशु चलते हैं तो वनस्पति को हिलाते हैं और उसमें से कीट बाहर निकलते हैं। बगुले उन कीटों को खाते हैं। अन्यथा वनस्पति कीटों को ढूंढना और पकड़ना बगुले के लिए कठिन होता है। सहभोजिता का दूसरा उदाहरण समुद्री एनीमोन दंशक स्पर्शक स्टिंगिंग टेंटेकल होते हैं, जिसमें उनके बीच रहने वाली क्लाउन मछली का है। मछली को परभक्षियों से सुरक्षा मिलती है जो दंशन स्पर्शकों से दूर रहते हैं। क्लाउन मछली से एनीमोन को कोई लाभ नहीं मिलता है। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा निषाद। मलेच्छ प्राचीन भारत में दूसरे देशों से आए हुए लोगों को कहते थे जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से इतर थे। वैसे मलेच्छ का अर्थ होता है नीच, दुराचारी, अत्याचारी, अनार्य। आर्य शब्द का उल्टा शब्द अनार्य है और आर्य का अर्थ होता है कोई भी श्रेष्ठ आचरण वाले लोग। विदेश से आए हुए लोगों को मलेच्छ कहते थे क्योंकि वे कर्म से नीच थे और अत्याचारी थे। श्रेणियां प्राचीन भारतीय समाज। खान सर का टेस्ट सीरीज अपलोड हो चुका है, आप लोग उसे जरूर देखें और लाइक करें। और रहमान सर का भी टेस्ट सीरीज लोड कर दिया जाता है, अक्सर आप देख लिया कीजिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पादप का परागकण एलर्जी कारक है? राइट आंसर हो जाएगा आपको पार्थेनियम। परागकण नर युग्मोद्भव का प्रतिनिधित्व करता है। हिबिस्कस, गुड़हल या किसी अन्य पुष्प के खुले परागकोश को छूने पर हमारे उंगलियों में पीले रंग का पाउडर जैसे परागकण मिलते हैं। एक कांच की स्लाइड पर एक बूंद पानी डालकर उस पर परागकण छिड़ककर सूक्ष्मदर्शी में देखने पर पता चलता है कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के परागकण विन्यास, आकार, रूप, रंग एवं बनावट में भिन्न दिखते हैं। परागकण सामान्यतः गोलाकार गोलियां होते हैं जिनका व्यास लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। इनमें सुस्पष्ट रूप से
रूप से दो परतों वाली भित्ति होती है। कठोर बाहरी भित्ति को बाह्य चोल कहते हैं, जो कि स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है, जो सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है। यह उच्चतम तथा सुदृढ़ अम्लों एवं क्षारों के सम्मुख टिक सकती है। अभी तक ऐसा कोई एंजाइम पता नहीं चला है जो स्पोरोपोलेनिन को निम्नीकृत कर सके। परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र होते हैं, जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होते हैं। परागकण जीवाश्मों की भांति बहुत अच्छे से संरक्षित होते हैं, क्योंकि इनमें स्पोरोपोलेनिन की उपस्थिति होती है। बाह्य चोल में प्रतिमानों एवं डिजाइनों की एक आकर्षक सारणी प्रदर्शित की गई है। परागकण की आंतरिक भित्ति को अंतःचोल कहा जाता है। यह एक पतली तथा सतत परत होती है, जो सेलुलोज एवं पेक्टिन की बनी होती है। परागकण का जीवद्रव्य साइटोप्लाज्म एक प्लाज्मा भित्ति से आवृत होता है। जब परागकण परिपक्व होता है, तब उसमें दो कोशिकाएं, कायिक कोशिका तथा जनन कोशिका समाहित होती है। कायिक कोशिका बड़ी होती है, जिसमें प्रचुर घात भंडार एवं तथा एक विशाल अनियमित आकृति का केंद्रक होता है। जनन कोशिका छोटी होती है तथा कायिक कोशिका के जीवद्रव्य में तैरती रहती है। यह तुरकु आकृति घने जीवद्रव्य और एक केंद्रक वाला है। 60% से अधिक आवृतबीजी पादपों के परागकण इस दो कोशीय चरण में झड़ते या संगलित होते हैं। शेष प्रजातियों में जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होकर परागकण के झड़ने से पहले 3 चरणीय दो नर युग्मकों को बनाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको चालिनी नलिका। यह उत्तक पौधों के जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। इसे चालन उत्तक भी कहते हैं। इसे संवहनी उत्तक भी कहा जाता है। यह विभिन्न प्रकार के तत्वों से बना होता है। ये है वाहिनिकाएं, वाहिका, जाइलम तंतु, जाइलम मृदुतक। वाहिनिकाएं का मुख्य काम जल तथा घुलित खनिज पदार्थों को जड़ से पत्ती तक पहुंचाना। वाहिकाएं तथा जाइलम तंतु पौधों का यांत्रिक सहायता देता है तथा जाइलम मृदुतक भोजन संग्रह करता है। जाइलम उत्तक के जाइलम मृदुतक कोशिका ही जीवित रहता है, बाकी सभी कोशिका मृत होती है। पौधों के जाइलम का परिवहन एक दिशीय होता है तथा पौधों को जल परिवहन हेतु ऊर्जा खर्च नहीं करना पड़ता है। इसके दो मुख्य कार्य हैं, जल और खनिज लवणों का संवहन, दूसरा यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। पौधों की आयु की गणना जाइलम उत्तक के वार्षिक वलय को गिनकर ही की जाती है। पौधों की आयु के निर्धारण की इस विधि को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। बात करें फ्लोएम, जाइलम की भांति फ्लोएम भी पौधे की जड़, तना में रहते हैं। यह एक संचय उत्तक है जो पौधों को यांत्रिक संचयन प्रदान करता है। फ्लोएम निम्नलिखित 4 तत्वों का बना होता है, चालिनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम मृदुतक। फ्लोएम में फ्लोएम तंतु ही केवल मृत कोशिका है, बाकी सभी जीवित कोशिका है। फ्लोएम उत्तक जाइलम के साथ साथ पौधे के संपूर्ण भाग में पाए जाते हैं। इसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा तैयार भोजन पौधों के सभी भागों में पहुंचाना है। भोजन का परिवहन फ्लोएम में द्विदशीय होता है। भोजन के परिवहन के लिए पौधों को ऊर्जा खर्च करना पड़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, अंडमान निकोबार और पश्चिमी घाट। भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट है, याद रखिएगा। जैव विविधता हॉटस्पॉट वह क्षेत्र है जहां अनेक लुप्त होती प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत के जैव विविधता के क्षेत्र के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है, हिमालयन क्षेत्र, भारत बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट, सुंडालैंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। लेकिन सबसे अधिक विविधता संपन्न क्षेत्र पश्चिमी घाट है। पर्यावरण संचलन अधिनियम 1986 में पारित किया गया, इसे छाता विधान के नाम से भी जानते हैं। भारतीय उत्पाद जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं उसे इको मार्क 1991 से प्रारंभ प्रमाण पत्र दिया जाता है। विश्व में कुल 36 जैव विविधता सक्रिय केंद्र हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रैपोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा नाइलॉन 6। नेक्स्ट है स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको टेबल टेनिस। नेक्स्ट है हस्तिनापुर का उत्खनन डैश के मध्य हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 1950 से 52 के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मायोपिया का कारण लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है और लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। दूर दृष्टि के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया के कारण लेंस की गोलाई कम हो जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और लेंस की क्षमता घट जाती है, जिसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। नेक्स्ट है विशाल जमीन से, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको सूती वस्त्र। सूती वस्त्र का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट निम्न श्रेणियों में कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको कामेट। ठीक है, कामेट हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग है। यह कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में स्थित है। पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री पहाड़ियों के रूप में भी जाना जाता है, वनस्पतियों और जीवों के अपने समृद्ध और अद्वितीय संयोजन के लिए जाना जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत उत्तर में ताप्ती नदी के बाएं तट से दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई 1000 से 1300 मीटर है। यह प्रायद्वीपीय पठार का एक भ्रंश कगार है। इसकी ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट पर्वत नीलगिरी की पहाड़ियों द्वारा पूर्वी घाट से मिल जाता है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अनायमुडी, पालनी, कार्डमम, इलायची पहाड़ी पश्चिमी घाट के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा 2017। भारत सरकार ने 21 सितंबर 2016 को आम बजट के साथ रेल बजट के विलय की मंजूरी दी थी। यह विधेयक ये विवेक राय समिति की सिफारिश पर विलय किया गया। 1 फरवरी 2017 को पहला संयुक्त बजट संसद में पेश किया गया था। रेल बजट को आम बजट से एक वर्ष समिति के द्वारा 1924 से 25 में अलग किया गया था। अगला क्वेश्चन है कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको नागलापुरम। कृष्णदेव राय तुलुक वंश का सबसे महान शासक था। बाबरनामा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय का उल्लेख किया गया है। अगला है एक गैस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ तो क्रिया करती है परंतु सोडियम हाइड्रो कार्बोनेट के साथ नहीं, वह गैस है तो क्लोरीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। ठीक है, संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 148 से 151 तक भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंधों का वर्णन है। अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत के नियंत्रण महालेखक परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो तक के लिए होती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। यह केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति कैग के प्रतिवेदन को प्रत्येक सदन के पटल पर रखवाते हैं। कैग संसद की लोक लेखा समिति का मित्र भी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है शब्द सेरीकल्चर संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा रेशम से। विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम चीन से प्रारंभ हुआ। रेशम उत्पादन में भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है। रेशम के कीड़े शहतूत, महुआ, साल, बेर एवं कुसुम के वृक्षों की पत्तियों पर पाले जाते हैं। भारत रेशम की सभी किस्मों को उत्पादन करने वाला एकमात्र देश है।
सहतूत रेशम कर्नाटक, मूंगा रेशम असम, ईरी रेशम असम, तसर रेशम झारखंड। भारत में रेशम उत्पादन में कर्नाटक का स्थान प्रथम है। केंद्रीय ईरी अनुसंधान संस्थान मेंथी पाथर मेघालय में है। केंद्रीय तसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान रांची में है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? राइट आंसर हो जाएगा आई कॉर्निया। नेक्स्ट है, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ईरान। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के भारत, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल एवं अफगानिस्तान 8 सदस्य देश हैं। ढाका शिखर सम्मेलन 7-8 दिसंबर 1985 के निर्णय अनुसार इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। किस मुगल सम्राट के शासन काल में मुगल दरबार में चाहर, तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए? राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां ने प्रारंभ में उलेमाओं को प्रश्न करने के लिए सिजदा प्रथा तथा पाबोस को समाप्त करके उसके स्थान पर चाहर, तस्लीम की प्रथा को शुरू किया। जमीन बोस की प्रथा भी शाहजहां द्वारा खत्म कर दी गई और पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने की मनाही कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पाली। गौतम बुद्ध ने अपने व्याख्यान और अपनी शिक्षा में पाली भाषा का प्रयोग किया। यह शिक्षित अर्थात पुजारियों और पंडितों द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी। पाली के साथ प्राकृत इस समय अवधि के दौरान आम जनता की भाषा थी। त्रिपिटक पाली भाषा में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुचुंबकत्व का पदार्थ है, चुंबक की ओर छीन बल द्वारा आकर्षित होते हैं। अनुचुंबकत्व पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर छीन चुंबकत्व प्राप्त कर लेते हैं। उनमें छीन चुंबकीय क्षेत्र से सशक्त चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात ये चुंबक द्वारा छीन बल द्वारा आकर्षित होते हैं। किसी अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं का अपना स्वयं का स्थानीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। परमाणुओं की सतत यादृच्छिकतापीय गति के कारण कोई परिणामी चुंबकीयकरण दृष्टिगत नहीं होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ ठोस, द्रव तथा गैस अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको संकिसा स्तंभ। संकिसा अथवा संकिसा भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद जिला के पखना रेलवे स्टेशन से 7 मील दूर काली नदी के तट पर बौद्ध धर्म स्थान है। इसका प्राचीन नाम संकाश्य है। इसके शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा रसेल कार्सन। यह पुस्तक 27 सितंबर को 1962 को प्रकाशित हुई थी। अगला, तिलैया बांध नदी पर तिलैया बांध किस नदी पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा बराकर नदी। भारत के झारखंड राज्य के सबसे प्रचलित बांधों में से एक तिलैया बांध बराकर नदी पर स्थित है। इस बांध का नाम आमतौर पर झुमरी तिलैया के साथ लिया जाता है। दामोदर नदी में आने वाली विशालकाय बाढ़ का नाम आमतौर पर झुमरी तिलैया के साथ बाढ़ को रोकने के लिए तिलैया बांध 21 फरवरी 1953 को बना। बराकर नदी दामोदर की मुख्य सहायक नदी है। इसका उद्गम पद्मा के पास से होता है। अगला, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोडरमा डैश के खनन के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक। क्या हो जाएगा? अभ्रक के खनन के लिए जाना जाता है। संवैधानिक संशोधन की सूची दी गई है और करार मिलाने के लिए। तो 101 जो संविधान संशोधन है, वस्तु एवं सेवा कर लागू। 102 जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। 103 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% आरक्षण की व्यवस्था है। और 104 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त किया गया है। तो ये संविधान संशोधन है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका परिमाण समान रहता है।
इसका परिमाण प्रत्यावर्ती धारा एक ऐसी धारा है जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ बदलते हैं। यह धारा पहले एक दिशा से में शून्य से अधिकतम और अधिकतम से शून्य तथा फिर विपरीत दिशा में शून्य से अधिकतम और अधिकतम से शून्य हो जाती है। इस प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जी तेंदुलकर। दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर नाम है इनका पूरा, जो कि महात्मा गांधी के 8 खंडों में लिखी जीवनी के लिए जाने जाते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टियां किस नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगी काली मिट्टी। और